कोमल गांव से आई थी। हालांकि कोमल काफी पढ़ी लिखी थी, पर फिर भी वो अपनी जिठानी जैसी नहीं थी, क्योंकि कोमल की जिठानी सपना शहर की लड़की थी, जो कि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मॉडर्न भी थी और नौकरी भी किया करती थी। तो वहीं कोमल घर का काम करती थी। जब शांति की दोनों बहू घर में आई तो सभी को यही लगा कि अब तो शांति की दोनों बहुओं के बीच में बिल्कुल नहीं बनेगी। पर ये क्या, एक गांव की और एक शहर की बहू होने के बावजूद भी कोमल और सपना में बहनों जैसा प्यार था। ऐसे ही एक दिन, अरे दीदी आप आ गई, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। सच में कोमल, तुम तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे दिल की बातें समझ जाती हो। अच्छा, बच्चे ट्यूशन गए हैं या आ गए? अभी तो बच्चे ट्यूशन गए हैं दीदी, पर आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ले आऊँगी। कोमल बहू, तुम्हें बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। अब तू घर संभालेगी या फिर बच्चे? और तू अपने बच्चों के साथ अपनी जिठानी के बच्चे भी संभालती है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं के बीच में इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान ना करे तुम दोनों के प्यार को कभी किसी की नज़र लगे। माँ जी, जिस प्यार में और अपनेपन में विश्वास होता है ना, वहाँ किसी की नज़र नहीं लगती। शांति अपनी दोनों बहुओं से बात कर रही होती है और कोमल अपनी सास और जिठानी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला शांति के घर आती है और दोनों बहुओं के बीच का प्यार देखकर शांति से कहती है, शांति बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए इतनी अच्छी बहुएं पाकर। अरे एक गांव की पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर और बच्चों को संभालती है, तो वहीं दूसरी बहू मॉडर्न है, जो बाहर काम करने जाती है और अपने खर्चे के साथ अपनी देवरानी का भी खर्चा उठाती है। क्यों कमला, तुझे क्या मेरी बहुओं के बीच का प्यार खटक रहा है? अरे अरे शांति, कैसी बात कर रही है? मैं तो बस मिसाल दे रही हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले में ऐसा परिवार नहीं है किसी का। आइए आइए आंटी जी, आकर बैठिए और चाय की मज़े लीजिए। चाय की चुस्कियों में जो मज़े हैं ना, वो बातों में नहीं है। वैसे आंटी जी, आज आप बहुत दिनों बाद घर आई हैं। अरे बहू रानी, मैं तो तुम्हारे परिवार को न्योता देने आई थी। अगले महीने मेरी बेटी की शादी जो है, ये लो शादी का कार्ड। कमला शादी का कार्ड देती है और चाय की चुस्कियाँ लेकर अपने घर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ इसी तरह से शांति के घर में खुशियाँ बनी रहती है। पर एक दिन कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी सपना के ऊपर आ जाती है। दीदी, आप अभी तक ऑफिस नहीं गई, आपको लेट हो रहा होगा। कोमल, तेरी तबीयत खराब है, ऐसे में मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? इसलिए मैंने कुछ दिनों के ऑफिस से छुट्टी ही ले ली है। जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, घर और बच्चों को मैं संभालूंगी। इस तरह से सपना तब तक घर में छुट्टी करके रहती है जब तक कि कोमल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। इस तरह सपना के ऊपर ऑफिस, घर और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समय यूं ही गुजरता है। कोमल की तबीयत ठीक हो जाती है और कोमल की तबीयत के ठीक होते ही एक बार फिर सपना ऑफिस जाने लगती है। और इसी बीच शांति की बेटी कसक घर आती है। कसक अपनी भाभियों के बीच में इतना प्यार देखकर चल जाती है और मन ही मन सोचती है, एक मेरी दोनों भाभियाँ देवरानी जेठानी होने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करती है, और एक मेरी देवरानी जेठानी है जो हर समय मेरे सर पर बैठी रहती है। जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं तो मैं अपनी भाभियों के बीच में इतना प्यार कैसे देख सकती हूँ? आखिर जब तक देवरानी जेठानी लड़े ना, देवरानी जेठानी कैसे लगेगी? इतना बोलकर कसक अपनी दोनों भाभियों के बीच दरार डालने की कोशिश में जुट जाती है और इसकी शुरुआत करती है कोमल से। जब कोमल अपने और अपनी जेठानी के बच्चों को पढ़ा रही होती है, साथ ही साथ घर के काम भी कर रही होती है। भाभी, सच में कभी कभी तो मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आता है, अब की ऐसी हालत देखकर। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक है? आप माना कि आप गांव की है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गंवार या देहाती हैं। अरे आप भी पढ़ी लिखी है। एक बड़ी भाभी को देखो,
शादीशुदा होने के बाद भी उनका फैशन बरकरार है। वो तो खाती हैं, बैग लेती हैं और ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपने बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती, उनके बच्चे भी आप संभालती हैं। अरे अकेले बच्चे और घर संभालना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। दीदी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं तो खुद दीदी को कहती हूँ कि वो बाहर जाकर काम करे, घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। इतना बोलकर कोमल एक बार फिर घर के कामों में लग जाती है और साथ ही साथ बच्चों पर भी ध्यान देती है। कसक की कोई भी चाल कोमल पर काम नहीं करती, इसलिए जब शाम को सपना घर आती है तो कसक अपनी बड़ी भाभी को भड़काने की कोशिश में लग जाती है। सच में भाभी, आप कितनी मेहनत करती है, पर किसी को आपकी मेहनत नज़र नहीं आती। बस सबको ये नज़र आता है कि आप कितनी मॉडर्न है। सब तो बस कोमल भाभी की तरफदारी करते हैं, किसी को आपसे प्यार नहीं भाभी। अरे हर कोई मुझ पर जान छिड़कता है और सबसे ज़्यादा तो कोमल को ही मेरी फिक्र सताती है। ये सब सिर्फ दिखावा है भाभी। सच्चाई तो कुछ और ही है जिससे आप अनजान हैं। आप नहीं जानती। आज ना शादी कर दी कोमल भाभी ने। इतना भी भला कोई किसी की बुराई करता है क्या? अच्छा, ऐसा क्या कह दिया कोमल ने मेरे बारे में? आप यकीन नहीं करोगी भाभी, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब कोमल भाभी आपकी बुराई कर रही थी। वो कह रही थी घर ना संभालना पड़े, बच्चे ना संभालने पड़े, इसीलिए तो बड़ी भाभी नौकरी करती है और 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी खुद को 24 साल की लड़की समझती है। अरे वो तो ये भी कह रही थी कि अगर वो ना होती तो पता नहीं आपके बच्चों का क्या होता। अपनी ननद की बातें सुनकर सपना को उसकी कही बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो कसक की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अगले दिन हमेशा की तरह अपनी देवरानी से मिलती है, बात करती है। पर उन दोनों का प्यार तो अब भी ऐसे ही बरकरार देखकर कसक सपना से एक बार फिर कहती है, सपना भाभी, कोमल भाभी की सच्चाई पता चलने के बाद भी आप उनके साथ इतने अच्छे से कैसे बर्ताव कर सकती है? ऊपर से आप अभी भी उनका खर्चा उठा रही हैं। आखिर आप अपनी देवरानी का खर्चा कब तक उठाएंगी? दीदी, आपको पता है ऑफिस में बिजी होने के बाद भी मैं और कोमल हमेशा रात को एक साथ बैठकर सीरियल देखते हैं। वो भी घर में बिजी होती है, मैं उसके खर्चे उठाती हूँ, वो मेरे बच्चे संभालती है। मैं बाहर जाकर काम करती हूँ, वो घर में काम करती है। पर फिर भी हम दोनों टाइम देते हैं एक दूसरे को और सारी बात शेयर करते हैं। इसलिए आप अपनी ये आदत छोड़ दो, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी दाल नहीं गलने वाली से क्या मतलब है आपका? क्या हुआ दीदी, आप दोनों किस बात पर बहस कर रही हैं? होना क्या है कोमल, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी प्यारी ननद मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। यही काम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। कभी वो मुझे भड़काती है तो कभी तुम्हें। पर ये बात नहीं जानती कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं छिपता। हम दोनों सारी बात एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसी वजह से हमें इनके प्लान के बारे में भी पता चल गया कि हमारे बीच में दीदी कैसे फूट डालना चाहती है, क्योंकि खुद की तो कभी अपनी देवरानी जेठानी से इनकी बनी नहीं। दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई हैं, क्यों इस तरह की हरकत कर रही हैं? अगर ये बात माँ जी को पता चल गई ना तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। सपना और कोमल मिलकर कसक को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद कसक का मुंह बन जाता है और वो नाराज होकर अपना सामान लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। नैना बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। वो मयंक के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। मयंक और नैना एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मयंक और नैना के माता पिता एक दूसरे से मिलकर उन दोनों की शादी करा देते हैं और मयंक नैना को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। जैसे ही मयंक की माँ नैना को देखती है, अरे पूरी दुनिया में तुझे बस ये एक ही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, और लड़कियां मर गई थी क्या? क्या माँ कुछ भी बोलती रहती हो तुम? नैना को
माँ की बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नहीं तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। वो चाहे जैसे भी हो पर दिल की बहुत अच्छी है। मयंक नयना को बड़े प्यार के साथ समझा बुझा देता है। नयना दिखने में तो दूसरी लड़कियों की तरह ही थी, पर थी एकदम पहलवान की तरह। इसी वजह से मयंक की माँ को नयना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी तो पड़ोस की कुछ औरतें मयंक के घर आती है और वो नयना को देखकर कहने लगती है, मयंक की माँ, बहू तो तुम चुनकर लाई हो, लाखों में एक, बिल्कुल अलग, एकदम छांट कर। फिर सारी औरतें मुंह बंद करके हंसने लगती है। हाँ हाँ, सही में तुम्हारी बहू को देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो खाते पीते घर की नहीं है। मयंक की माँ उन औरतों की बात काटते हुए कहती है, अच्छा, अब तुम सब ये बातें छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मयंक की माँ, हम खूब समझते हैं, चाय नाश्ता तो हमारी बात काटने का बहाना है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मयंक की माँ नयना को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एकदम हट्टी कट्टी लड़की थी जो दिखने में किसी आदमी से कम नहीं लगती थी, जबकि मयंक एक दुबला पतला लड़का। अब तो मयंक को देखकर उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। मयंक अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी मयंक के दोस्त उसके पास आते हैं। और मयंक, कैसा है? तेरी बीवी ठीक तो है ना? आज तेरी बीवी ने कोई कुश्ती वुश्ती लड़ी क्या? मयंक उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है। उधर घर पर मयंक की माँ घर पर अपना सर पकड़े बैठी थी। अरे क्या करूँ इस बहू का, कोई काम ठीक से नहीं करती। नयना की सास नयना को कपड़े धोने के लिए देती है। ये ले कपड़े और इन्हें अच्छी तरह से धो दे, समझी? जी ठीक है माँ, मैं कपड़े अच्छी तरह धो दूंगी। फिर नयना उन कपड़ों को धोने के लिए बाथरूम में जाती है और एक एक करके सभी कपड़े अच्छी तरह धो डालती है। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तो उन्हें सूखने के लिए आंगन में बंधी रस्सी पर डाल देती है और घर के बाकी काम करने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब कपड़े सूख जाते हैं तो नयना की सास उन्हें उतारने के लिए आंगन में आती है और कपड़े देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इस ताकतवर बहू का क्या करूं मैं? इसने तो एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं छोड़ा। वो नयना को आवाज लगाती है, नैना, अरे ओ नैना। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? अरे ये देख कपड़े। अब ये कपड़े ना तो पहनने लायक है और ना ही किसी और काम के। बहू, ये कपड़े हैं, कोई लोहे की सिल्ली नहीं जो तू इन पर अपनी ताकत दिखा रही थी। अरे कितनी बार कहा है काम को काम की तरह करा कर, पर तू है अपनी पूरी ताकत काम पर निकाल देती है। समझती ही नहीं कुछ, क्या करूं तेरा मैं। जैसे ही मयंक आता है, मयंक की माँ सारे फटे कपड़े दिखाती है। ये देख, देखिए तेरी लाडली बीवी ने क्या हालत कर दी है इन कपड़ों की। माँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है, अब पहन ये फटे कपड़े। मयंक की माँ पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। फिर नयना भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपनी सास और मयंक को खाने के टेबल पर बुलाती है। खाना लग गया है, जल्दी से आकर खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मयंक और उसकी माँ खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नयना भी रसोई में जाकर खाने के बर्तन धोने लगती है और जैसे ही वो बर्तन धोती है तो इसकी ताकत की वजह से बर्तन पिचक जाते हैं। हाय राम, ये क्या, सारे बर्तन पिचक गए। अब तो माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। फिर नयना उन बर्तनों को छोड़कर चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब मयंक की माँ चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है तो बर्तनों को पिचका हुआ देखकर उसका सर चकरा जाता है। ये बहू ने तो सारे बर्तनों का नाश कर दिया। अब तो मयंक की माँ को ये सब सहने की आदत सी पड़ गई थी। एक दिन की बात है, नयना घर का कुछ सामान खरीदने जा रही थी, तभी कुछ गुंडे नयना की सास की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। ए बुढ़िया, जितना भी तेरे पास सोना और कीमती सामान है सब निकाल। मैं अपना सामान नहीं दूंगी। ए बुढ़िया, तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप सामान निकाल कर हमें दे दे।
बुढ़िया रोते हुए अपने गले से चेन निकालकर गुंडों को देने लगती है। तभी नैना एक जोरदार घूंसा गुंडे के मुंह पर मारती है। अरे मर गया मेरा दांत। तभी दूसरा गुंडा आकर नैना पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तो नैना उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देती है। ओए 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 मेरे कमर मर गया रे। यार जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो ये औरत हमें पटक पटक कर मार डालेगी। और फिर जैसे ही वो दोनों गुंडे सारा सामान छोड़कर वहां से 9-2-11 होकर भागने लगते हैं, तभी नैना भागकर उन दोनों को पकड़ लेती है। भागकर कहाँ जाते हो? अभी तो तुम्हें तुम्हारे ससुराल लेकर जाऊंगी मैं। अरे बहन जी हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। गलती तो तुमने की है, अब उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर नैना दोनों गुंडों को उनके कॉलर से पकड़ती हुई सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। मैडम, इन गुंडों को पकड़कर आपने हमारी बहुत मदद की है। हम कब से इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर यह थे कि किसी के पकड़ में आते ही नहीं थे। पर आज इन्हें पकड़कर आपने हमारा काम आसान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तो मेरा फर्ज था जो मैं अपने देश के काम आ सकी। नैना की सास पुलिस से नैना की तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती। वो नैना को अपने गले लगा लेती है। मैं ही तुझे समझ नहीं पाई, पर आज तेरी ताकत की वजह से मेरी आंखें खुल गई। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे पहचानने में भूल कर दी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आज तू ना होती तो ये लोग सामान तो ले ही जाते हैं, पर शायद मुझे भी मार डालते। आज तूने मेरी जान बचा ली और साथ में सारा सामान भी उन गुंडों से बचा लिया। आज तेरी ताकत की वजह से तू उन गुंडों को पकड़ पाई। अरे मुझे तुझ पर नाज है बहू। नैना अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू रो रही है क्या पगली? नहीं माँ जी, ये तो खुशी के आंसू है। आजा मेरी बेटी, अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। शक एक ऐसी बीमारी है जो जिसे लग जाए तो समझो कि उसका काम खराब ही है। लता को भी ऐसी ही बीमारी लग जाती है। अब वो सिर्फ लोगों पर शक ही करती रहती है। एक रात उसके पति का फोन आता है। वो फोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर गए, हो ना हो इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा। थोड़ी देर बाद पति कमरे में आता है तो लता, हो गई कल मुही से बात है? क्या कह रही थी? मुझे छोड़ दोगे ना? लेकिन सुन लो कान खोलकर, मैं बच्चों को नहीं दूंगी, वो दोनों मेरे हैं, मेरे। पति को हैरानी होती है। वो लता को जोर से डांटता है। पागल औरत, विदेश से फोन था, वहां दिन होता है इस वक्त, समझी? लड़की वड़की वाले दिन गए मेरे, अब तो काम पर ध्यान देना होता है। सो जा। लता सो तो जाती है लेकिन शक का कीड़ा दिमाग पर लेकर अगली सुबह पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो क्या बात है? लाल रंग की शर्ट? अरे लाल रंग की शर्ट क्यों पहन रहे हैं? किसने कह दिया कि लाल रंग जचता है? बोलो। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं? ये लो उतार दी। अब ये खुली अलमारी, बता दो जो पहनना है वो पहन लेता हूँ। देखा, गलत हो ना, तभी उतार दिया। सही होते तो पहने रहते, क्यों? हे भगवान, लता तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। पति तो जो मर्जी वो पहनकर चला जाता है, लेकिन लता के सर पर शक का भूत चढ़ जाता है। फिर दोपहर में मैं इनको वीडियो कॉल करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है, क्या कर रहे हैं। लता पति को वीडियो कॉल करती है, लेकिन मीटिंग में बैठा बेचारा पति फोन नहीं उठा पाता। मैं जानती थी मैं कि ये मुझे धोखा दे रहा है। अरे सीधी सादी बीवी मिली हो तो फायदा उठा रहे। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे इनका सच लोगों के सामने लेकर आओ? तभी लता को आइडिया आता है। वो पड़ोसन के पास जाती है। अरे मीरा, मैं ना जरा इनके ऑफिस जा रही हूँ, घर में बच्चे अकेले हैं, देख लेना ना। अरे क्यों, क्या हो गया? आप इनके ऑफिस क्यों जा रही हैं? सब ठीक तो है ना? अब लता को पड़ोसन पर भी शक होता है कि वो क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर मतलब
हाँ सब ठीक है, खराब क्या होना है? अरे नहीं नहीं, मतलब क्या पति खाना ले जाना भूल गए या कोई फाइल जो आप देने जा रही हैं, बस यही पूछ रही हूँ। पर ठीक है, कोई ना, बच्चे देख लूंगी, आपके फिक्र ना करें। लता का मन तो होता नहीं कि वो पड़ोसन के पास बच्चों को छोड़े, लेकिन करती क्या, कोई चारा भी नहीं था। लता पति के ऑफिस जाकर वो मिस्टर अभय से मिलना है। आप नहीं मिल सकती, क्या आपने मिलने का समय लिया है? हाय रे, मेरा पति कितना ठरकी है, लड़कियों से मिलता है वो भी समय दे देकर। लता रोने लगती है कि तभी वहां से उसका पति गुजरता है। अरे लता, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तुमने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? पति अपना फोन निकाल कर देखता है जिसमें लता की मिस कॉल होती है। अरे वो मैं मीटिंग में था इसलिए, और तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बोल रही है कि आपसे मिलने के लिए मुझे समय लेना होगा। यानी आप इतनी लड़कियों से मिलते हैं कि सभी को समय लेकर आना होता है। अरे गंवार औरत, मैं यहाँ एक बड़े पद पर काम करता हूँ, मैं कैसे किसी से बिना वक्त लिए मिल लूं? वक्त कीमती है मेरा, समझी? जाओ अब घर जाओ, घर आकर निपटता हूँ तुमसे। बीवी घर आ जाती है। घर आकर वो जैसे ही बैठी होती है कि उसका बेटा, माँ मैं दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूँ। कैसे, क्यों, काहे? मतलब वाह, अरे पागल समझा है क्या? अरे सब जानती हूँ मैं, कहाँ जा रहा है? मौज मस्ती गुलछर्रे हैं? कितना पैसा लगा है पता है मेरा? एक तो तेरी पढ़ाई में और एक तू है कि। माँ बोली जा रही थी कि बेटा, माँ क्यों हर बात पर शक करती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पास वाले दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि तू ना वीडियो कॉल पर रहेगा मेरे साथ जब तक पढ़ाई कर रहा होगा। माँ पागल हो गई है क्या? सारे बच्चे क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही कि माँ अपने बेटे पर शक कर रही है। तभी बेल बजती है और पड़ोसन हाथ में खीर का कटोरा लेकर आती है। देख ले, जाना है तो वीडियो कॉल पर रहना होगा, नहीं तो नहीं जाना। तो नहीं जाऊंगा माँ, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। ये बोलकर बेटा अंदर चला जाता है। लता, ये मैंने खीर बनाई थी, खा लेना। लता कटोरा देखती है और उसे शक हो जाता है कि कहीं पड़ोसन ने उसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। अच्छा, तो खीर लाई हो? क्यों लाई हो? यहाँ इतने पड़ोसी हैं, कहीं दी है या सिर्फ मेरे लिए ही लाई हो? अरे इतनी थोड़ी ना बनाई थी कि पूरे मोहल्ले को बांटो। हाँ तो मुझे ही क्यों? सच बताओ, क्या मिलाया है खाने में, बोलो। पड़ोसन ने अभी लता को बेटे पर शक करते देखा था। फिर पति के ऑफिस जाकर देखने वाला सिलसिला भी उसके दिमाग से नहीं गया था। ला दे मेरी खीर, नहीं देनी मैंने। तुझे शक की बीमारी हो गई है, सभी पर शक करती रहती है, जा। पड़ोसन चली जाती है। देखा, मैं जानती थी खीर में कुछ मिला था, तभी ये वापस ले गई, नहीं तो यहाँ रख कर नहीं जाती। माँ कैसी बात कर रही हो? परेशान कर रखा है तुमने सबको शक के कारण। वाह, अब ये मेमना भी बोलने लगा। वैसे तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, तू क्यों बोल रही है? जरूर तुझे भी कहीं जाना होगा, तभी चौधरी बन रही है। अरे बहना, किससे बात कर रही है? माँ पहले वाली माँ नहीं रही, चल अंदर। सभी लता की शक करने की आदत से परेशान हो जाते हैं। रिश्तेदार से लेकर आसपास कोई अब उनके घर नहीं आता। एक रोज जीवन बड़ा नीरस सा हो गया है, ना कोई आता है ना जाता है। छुट्टी के दिन जहाँ वक्त नहीं मिलता था, आज लगता है कि ऑफिस ही ठीक है। हाँ, किसका इंतजार रहता था आपको, सब पता है। वैसे भी कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शाम हो जाती है, पति परेशान हो जाता है। पापा कोई नहीं आएगा। अरे किसका इंतजार है और क्या है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो आप लोग? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? माँ, पापा ने सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी, सभी को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। हम लोग अब अकेले ही लता के जन्मदिन का केक काट लेते हैं। ढेर सारी सजावट वाले कमरे में पति लता को लेकर जाता है, जहां अकेले ही पूरे परिवार के सामने लता केक काटती है।
उसे अपना आखिरी साल वाला जन्मदिन याद आता है, जहां वो इतने सारे लोगों के साथ केक काट रही थी। कितने तोहफे और कितनी खुशी थी। लेकिन ये क्या, उसकी आदत के कारण वो आज अकेली रह गई है। मैं समझ गई आप लोग क्यों परेशान हैं। मेरी शक करने की आदत ने मुझे ही नहीं, आप सबको भी समाज से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए।